अली इमाम साहब, मैंने गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया है और आपने अब्दुल समद साहब, शुमैर अहमद की अहलिया साहबा गुफ्तगू आप सुन चुके हैं जी। और आप बड़े मुतासिर भी हुए कि बहुत अच्छा आपने गुफ्तगू की है, अच्छा सिलसिला शुरू किया आपने। हाँ, तो आपने अच्छा सिलसिला शुरू किया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा इंतखाब अलग हटकर है। मैं उन तमाम लोगों को रिकॉर्ड करना चाहता हूं जो अदब में अपनी तशरीह मुहिम में नहीं लगे रहते हैं, बल्कि वो खामोशी से अपना काम करते हैं, अदब के जखीरे में जो उनसे हो सकता है वो अपना देते हैं और मुतमईन रहते हैं कि हमको जो देना था मैंने दे दिया। अब नाक़दीन पर और क़ारीन पर जो मामला बनता है कि क़ारीन उसको किस तरह लेते हैं और नाक़दीन उसके साथ इंसाफ करते हैं या बेईमानी करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आज फ़ख्र अज़ीमाबाद उर्दू फिक्शन के मोतबर और मुनफरिद फिक्शन निगार अली इमाम साहब, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना मुख्तसर तरीन तारुफ, जबकि ये मैं एक जुमला यहां जोड़ देता हूं कि अपने बारे में कहना सबसे मुश्किल काम होता है, ये मुश्किल काम आप कर सकते हैं। मेरा नाम अली इमाम है जी, और अदबी नाम भी यही है। मेरे वालिद बुजुर्गार का नाम जो है सैयद अब्दुल वहीद है और वालिदा का नाम बीबी रसूल बांदी है जी। और मैं 4 भाई और 2 बहन हूं। नाम बता दीजिए बितरतीब। मेरे बड़े भाई का नाम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा है, मंझले भाई का नाम सैयद फारूक आजम है और सहले भाई डॉक्टर सैयद निसार मुस्तफ़ा है। उसके बाद मैं हूं नाचीज, आपके सामने है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शरीक हयात का नाम सईदा फिरदौसी है। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है जी। सबसे बड़ी मेरी बेटी जिसका नाम सारा अली इमाम है ना। उसके बाद जो है मेरा बेटा है यासिर अली वहीद। छोटी बेटी सादिया अली इमाम है। दसनाही में मेरी परवरिश हुई जी। दाऊद नगर में राष्ट्रीय हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। कॉमर्स कॉलेज से भी बीएससी पास किया। बीएससी करने के बाद कमीशन का इम्तिहान दिया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मैं हारा नहीं। उसके बाद जो है हम मैं चला गया इंसान स्कूल किशनगंज में था, साल तक रहे वहां जी। और वो एज ए टीचर साइंस टीचर और खासतौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं। अब रह करके मैंने बीएड किया जी। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से बीएड किया जी। वहां रह करके मैंने एमएड किया जी। और वहीं रह करके जो है मैंने सोशियोलॉजी में एमए किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैंने अलीगढ़ जाकर किया नहीं, वो टीचर की हैसियत से मैंने किया जी। उसमें एक तरह से प्राइवेट था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमने जो है उस प्राइवेट को तो हैसियत तो मेरी प्राइवेट की रही, लेकिन मैंने वहां 2 साल तक क्लास किया वहां रह करके बाकायदा। मैं लौटा इंसान स्कूल और इंसान स्कूल लौटने के बाद जो है वो अडल्ट एजुकेशन के रिसोर्स सेंटर दी पैटर्न नाम था जी जी। जहां वहां फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर मेरा हो गया और मैं वहां भी लगभग 10 साल तक रहा। और वहां से फिर मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पटना जी का प्रिंसिपल बना करके भेजा गया जी। और वही प्रिंसिपलशिप से ही मैं रिटायर हुआ। हाँ, रिटायर हुआ। रिटायर होने के फौरन ही बाद एनसीटीई का मेंबर रहा रीजनल सेक्टर में भुवनेश्वर में। कि आपने लिखना कब से शुरू किया और आपने पहली बार जो आपका जो पहली तख्लीक है वो कौन सी है और कहाँ छपी? तो रिजवान अहमद और उबैद कमर 4-5 लोगों ने, शौकत याद वगैरह हम लोगों ने मिलकर के एक अंजुमन बनाई। उसमें जो है एक हम लोगों ने कॉमेडियन निकाला सद आहंग जी। मेरी पहली कहानी
पुराने कमरे में तन्हा आदमी, पुराने कमरे में तन्हा आदमी, ये आपकी का पहला उसी में शाया हुई। उबैद की भी कहानी थी, रिजवान की कहानी नहीं थी, रिजवान उस वक्त निकाल रहे थे, लेकिन रिजवान एडिट कर रहे थे। और शौकत हयात की भी कहानी थी उसके अंदर। और उसको बाज़ाब्ता जो है उस मजल्ले को जी इनॉग्रेट किया था सुहेल ज़ियाबादी। बहुत उसमें जफर गांधी भी मौजूद थे, कमर आजम हाशमी भी मौजूद थे, लुत्फुर रहमान भी मौजूद थे, और काफी ज़हीर सिद्दीकी भाई मौजूद थे, सारे लोग। और उस वक्त से लिखना शुरू किया तो 71 में आहन जो है 69 हाँ या 70 में निकला। उसके बाद हम लोग आहन के साथ जुड़े और उसने पहला जो फिक्शन राइटर का स्पेशल नंबर उन्होंने निकाला, खुसूसी शुमारा। हाँ, खुसूसी शुमारा तो मेरा ही था। अब ये चाहेंगे कि आप अपने मजमूए के सिलसिले में बताएं कि आपका पहला मजमूआ कब शाया हुआ। ये नहीं, हाँ 82 में शाया हुआ। 82 में। हाँ। मतभेद ये आपका दूसरा फनी मजमूआ है। हाँ। इसके बारे में समय साथ क्या बताया आपने? 95। ये 95 का है। इसलिए मजमूए का नाम जो है हाँ मैं यहाँ हूँ जी। ये मजमूए के साथ ये दोनों किताबें भी इसके अंदर मौजूद। हाँ, वही इस किताब पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नए धान का रंग, ये नॉवेल है। ये नॉवेल आपका है। अभी ये 2023 में है। ताजा ताने के सिलसिले में आपका लिखने का रवैया क्या है? आम भी जुबान आई मेरे पास जैसे भी लिखे आपने, लेकिन कंटेंट और मवाद और फिक्र इसका लोड मुझ पर ज्यादा रहा। हमने उसलूबियात को में कोई बहुत हुनरमंदी दिखाने की कोशिश नहीं की जी। चूंकि शुमाइल आपके बुजुर्गों में से है और मेरा दोस्त है। हाँ, शुमाइल ना, उसके यहाँ उसलूब को दिखाने की बात है, लेकिन वैसे ही अब्दुल समद के यहाँ पहुंच जाइए तो उसके यहाँ कंटेंट लोडेड थिंग है। जब मैं आऊंगा पहले तो आपसे ही हम आपके बारे में जानना चाहें कि आपका लिखने का जो मैं जान रहा था कि रवैया, तो शायर जो है ना वो वहशत और दहशत में लिखना शुरू करता है। फिक्शन राइटर जो है वो पिसता है, धीरे धीरे उसके अंदर दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद जो है वो उसको बहुत ही छान फटक करके मेरी जैसा आदमी लिखने की कोशिश करता है। यहाँ सबसे अफसोसनाक बात है कि आप मैगजीन को उठाइएगा तो उसमें तनकीदी मज़ामीन बहुत होंगे जी, लेकिन नाकिद की सबसे ज्यादा कमी उर्दू जुबान में। जी जी, उर्दू जुबान में तनकीद का बड़ा आदमी उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता, 5 उंगलियों पर भी। अगर आज भी हम कह दें कि 5 का नाम लीजिए तो आप नहीं ले पाइएगा, 5 उंगली को पूरी तरह गिन नहीं पाए। जिस फिक्शन पे हम काम कर रहे हैं और जिस फिक्शन को हम बाज़ाब्ता दुनिया के बड़ी जुबानों की फिक्शन से मिलाना चाहते हैं, वहां नाकिद नहीं हो तो फिर राइटर का क्या होगा? आप बताइए। आपको बताएं उर्दू जुबान में फिक्शन का नाकिद है ही नहीं। कोई आदमी कह दे कि मुकम्मल फिक्शन का नाकिद है, नहीं है। कमाल की बात है कि फिक्शन के नाकिद की हैसियत से जिन लोगों का नाम आ रहा है वो करते क्या है? मजबूर है वो। इतने अहबाब हैं उनके, इतने हमदर्द लोग हैं उनके, इतने तोहफा भेजने वाले लोग हैं उनको, इतने सिमनार के लिए टिकट भेजने वाले लोग हैं कि उनके अलावा दूसरा अदब अजीब दिखाई नहीं पड़ता उनको। मैंने आप कहना यह चाह रहे हैं कि जिस तरह सहाफत में गोदी मीडिया है, उसी तरह अदब में नाकदीन में भी गोदी नाकदीन है। गोदी नाकदीन तो नहीं कहेंगे, कम है। कम होने की वजह से नहीं, हम तो मानते हैं कि गोदी नाकदीन कम होने की वजह से, कम होने की वजह से वो बहुत तलाश नहीं करते हैं, वो बहुत तहकीकी काम नहीं करते हैं।
वो हर एक को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस कुछ लोगों को जान गए, जुबानी जान गए, उन्होंने लिखा और लिख दिया। तो और इसलिए लोग मजबूर है कि अपने ताल्लुकात के लोगों को ही प्रेफरेंशियली जो है आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अदब का सबसे बड़ा मुंसिफ वही है जो नाकिद है। अगर इस कौम के अदब को आगे बढ़ाना है तो उसको इंसाफ सीखना होगा। अगर इंसाफ नहीं सीखता है, मिसाल रेनू उर्दू को तबाह कर रहा है। इसकी मिसाल रेनू है कि रेनू को अगर नाकिद नहीं मिलते, अगर उन पर मजमून नहीं लिखा जाता तो आज रेनू पर इतने रेनू नहीं होते और वो आंचलिक भाषा के लेखक बन के रहते। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग मखसूस जगहों पर पैदा हुए हैं वही फनकार है। नाकिदों को समझना होगा, फनकार वो भी है छोटे शहरों में पैदा हुआ है, जो मुख्तलिफ सूबों में पैदा हुआ है, जो नदी के किनारे पैदा हुआ है। इसलिए जिसको हम नहीं जानते हैं तलाश आपको करना है महाराज, तलाश फनकार करेगा। शमाल अहमद ने तो अपने मजमून में एक जगह लिखा कि नाकदीन जो है वही नाकदीन है जो अपने मोहल्ले वालों को लिखते हैं और वो जो खाते हैं तो शोरबा गिरा हुआ दस्तरखान। उर्दू जुबान को तबाह, उर्दू जुबान की बात नहीं कर रहा, उर्दू अदब को मियारी बनाने के लिए नाकिदों को फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा और नाकिदों को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि जहां जहां से भी अदब प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखें, समझें, बूझें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपके कोई अब पब्लिशर नहीं है। आपका मैगजीन कौन निकालता है? जो बड़ा अजीब बनना चाहता है। हम तो उन लोगों को जानते हैं, कहीं नहीं छपा है तो अपना एडिटर हो गया। हम तो उन लोगों को जानते हैं जो बड़े अदीब हैं। आजकल बड़े अदीब हैं क्या भाई, तो वो मैगजीन निकाल रहे हैं। जो भी बड़ा अदीब है मैगजीन निकाल रहा है और वो उन्हीं लोगों को छाप रहा है। अदब से, उनकी तख्लीकात से ज्यादा उनकी शख्सियत की अहमियत है। तख्लीक की अहमियत अगर अदीब में नहीं है, नाकिदों में नहीं है, तो उर्दू जुबान के अदब को बर्बाद करने में उनका बड़ा रोल है। 3 चीजें और बताएं आपको। बताएं, फिक्शन का जब आप नाम लीजिए जी, तो टेक्निक की बात यह है, यह सब फिक्शन के टेक्निक की बात है। आप फ्लैश में जाइए, अलामत निगारी का इस्तेमाल कीजिए, तजरीदियत का इस्तेमाल कीजिए, स्पीड ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कीजिए। यह सब टेक्निक है। टेक्निक के जो है का इस्तेमाल तख्लीक की वुसअत की बुनियाद पर सेलेक्ट होता है। आप की तख्लीक जिस तरह की है वो अपना मीडिया या अपना टेक्निक, अपना उसलूब सेलेक्ट कर लेगा। आपका दिमाग उसको सेट करेगा कि ये इसी उसलूब में, इसी के तहत जाना चाहिए। हमारे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अदीब तख्लीकार बनने के लिए तहकीककार भी बनना होगा आपको जी। इसलिए कि जिस मवाद को आप अंदर अंदर गूंज रहे हैं, है ना, उस मवाद के बारे में क्या और तहकीकात आप है। अगर मिट्टी को गूंद रहा है एक कुम्हार, कुम्हार को नहीं मालूम है कि मिट्टी में कौन कौन से अनासिर मौजूद हैं, लेकिन फनकार को जो है मालूम करना पड़ेगा। खाली टेक्सचर से काम नहीं चलेगा कि उसमें क्या अनासिर मौजूद है। और उस नुक्ते नजर से कि फन का ताल्लुक और रिश्ता जो है
चीजों के अज्जाए तरकीबी से भी है, ये समझने की बहुत जरूरत है। आपको मवाद कहां से मिलेगा? मैं बताऊं आपको, एक फिर मिसाल दूंगा मैं। ये जो है अब्दुल समद का नॉवेल में एक कैरेक्टर आता है जिस पर उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। वो गोवा कैरेक्टर है, जिसको हिंदुस्तान में पार्टीशन के वक्त उसके खानदान के लोग छोड़ के चले गए कि जन्नतुल फिरदौस में ये गोंगे का क्या काम है। और जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है और हालात बदलते हैं, तो वही गोंगा जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ दर्जी का काम कर रहा था, बिजनेस करके पेट पाल रहा था, वही उन लोगों को शेल्टर देता है और कराची जाने का टिकट का भी इंतजाम वही करता है। तो दिमाग फट जाता है अगर किसी ने समझा, अगर नहीं इस सिनेरियो को उसको समझ में नहीं आया, समझे कि इसलिए कि माजूर कोई नहीं है, और है तो सब आदमी माजूर है। सही है, ये कुदरत का तो हाँ, उसको जब उसने उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, तो मैंने कहा कि उसके इस कैरेक्टर जो जेली कैरेक्टर है, हाँ, ये कैरेक्टर पर उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं वो बताइए कि मेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं। नहीं आप उसकी तकलीफ में आकर देख लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं है कि नहीं है। जी, समझे? और कोई खुसूसियत बताइए अब्दुल समद की? बहुत सारी बातें। बात यह है कि एक दो देखिए, सियासत के पस मंजर में जो सोच समझ की है, और वो खास तौर पे पॉलिटिकल एनालिसिस जो वो करता है अंदर अंदर, वो दूसरे फनकारों के अंदर मौजूद नहीं है। एक बात बता दो, दूसरी बात है कंटेंट के मामले में वो बहुत मजबूत है। शमाइल अहमद भी आपके दोस्तों में रहे, उनके बारे में दो चार बातें कीजिए। शमाइल पर बात करने की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि वो मेरा दोस्त है। मैं दोस्त एक बात मैं बता दूं आपको, शमाइल डिक्शन के मामले में बहुत मजबूत आदमी था। और एक बात यह है कि उसकी रूह में हुस्न कायम था। वो खुद भी हसीन था, हुस्न कायम, और उसकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में जिन्स को वो हुस्न मानता था। और उसकी कहानियों में अक्सर इसी का एक्सप्रेशन है। फनकार को प्रमोशन मिलने की बात तो जरूरी है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर एक तख्लीकार को अपनी तख्लीक के सिलसिले में तशरीह मुहिम का भी एक जहन साजी कर लेना चाहिए, ये मेरी तख्लीक है, इसके लिए तशरीह मुहिम फनकार कभी नहीं कर सकता, उसको पब्लिशर को करना होगा। हम तो उसको कौन को करना होगा? देखिए, बहुत अदब के साथ में आपसे ये कहना कि अभी तो हम देख रहे हैं कि जितने आज हाजिर वो फनकार नहीं है भाई। नहीं, आप उनको मानिए को फनकार मानिएगा, लेकिन अवार्डेड तो वही हो रहे हैं, उन्हीं को इनाम एजाज से नवाजा जा रहा है। उससे अवार्ड से क्या ताल्लुक है फनकार का? छोड़ दीजिए। आज के जो तख्लीकार हैं उसमें बेशतर लोग अपनी तख्लीक का खूब प्रमोशन करते हैं, फनकार अपने ऊपर लिखवाते हैं, फनकार करवाते हैं, नंबर निकलवाते हैं, घोषणा निकलवाते हैं। वो अदब कमजोर है जिसमें फनकार ही जो है प्रमोट करता है, ये बताते हैं। लेकिन ये भी उर्दू अदब इसीलिए कमजोर है क्योंकि उसका फनकार जो है अपने स्टूडेंट के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए अपनी कहानियों पर मजमून लिखाता है। वो उसके फन से मुतासिर होकर के कोई अजनबी शख्स नहीं लिखता है। ये अदब की सबसे बड़ी, मतलब क्या कहें, कमियां में से आप
जाहिर कीजिएगा। तो देखिए, हुसैन उल हक साहब के बारे में कुछ बताइए, उनके फन के सिलसिले में। शख्सियत की बात नहीं कर रहे हैं, फन के सिलसिले। एक बहुत बड़ी बात है, आप जिस आदमी के बारे में पूछ रहे हो सब मेरे दोस्त हैं। देखिए, एक बात बता रहे हैं, अगर मैं आपका दोस्त हूं तो क्या आप मेरे ऊपर कभी नहीं लिखेंगे? कमल अहमद की तरह एक मिनट 40 साल की ताल्लुकात, एक जुमला नहीं लिखा? तो ये मैं बता रहा हूं, तो हुसैन ने का जो नॉवेल अमावस के ख्वाब है, उसमें जब वो एक शरीफ जादी बॉम्बे चली जाती है, भगा के ले जाता है, और उसकी बेहद बेहुरमती होती है। आखिरी बेहुरमती जो शदीद होने वाली थी, उस वक्त वो गाड़ी खोल करके गिर जाती है और शहीद हो जाती है। इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ में उसको जान देना कहा जाएगा। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि तो घर जमावी हुई है, क्योंकि उसके डायरेक्शन में यह है कि जो लोग ले जा रहे हैं उसको, वो किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो उसको, जहां नीयत ठीक नहीं, एक्सप्लॉइट वो बहुत ज्यादा होगी। जब ये कैरेक्टर उसने एक्सप्लेन किया, जो हमने पढ़ा, उसको एनालिसिस किया कि तुम हिम्मत कैसे हुई कि कैरेक्टर यानी शुरफा के घर से निकली हुई लड़की है, मैं बता दूं आपको जी, उसको वो जेली कैरेक्टर है। मैं किसी कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जैसे देखिए मैंने समझ के भी एक जेली कैरेक्टर के बारे में, तो वो हुसैन की अजमत को जाहिर करता है। उस नॉवेल के रूह उसी के अंदर बैठा हुआ। शौकत हयात शौकत हयात के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा जी। शौकत हयात को उसकी जिंदगी से के खलफशार की रोशनी में नहीं देखना चाहिए। अलामती कहानियों में जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां उसके यहां मिल जाएंगी। एक होता है बनावटी अलामती कहानियां उसके नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोगों के यहाँ बनावटी अलामती कहानियां हैं जी, ऐसे करके सोचा ही उसने जी। बहुत ही गहराई और सच्चाई और मेहनत से लिखने वाला फनकार था वो। उसके रिस्क का मामला हमेशा ये रहा, इन अदब को तो दिया उन्होंने, अदब को उसने जो दिया है, और क्राइसिस में जो होता है वही बड़ा तखलीक करता है। भुलाने की कोई बात ही नहीं है। उसका असेसमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को इस नस्ल में नहीं होगा, क्योंकि लोगों को दिलों में आने वाले वक्त, उसके लोगों के दिलों में नजीर अकबाजी के साथ क्या हुआ, उनके लोगों के दिलों में उसके सिलसिले से कुछ खफगी है, इसलिए बख्शा उसने किसी को नहीं। मुफत थे, मैं भी बहुत नजदीक रहा हूँ, बहुत नजदीक से देखा हूँ। और सफर के बारे में बहुत सीधा साधा आदमी, बहुत सिंपल आदमी, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं कमजोर नजर है और कहीं कहीं जो है, लेकिन अच्छा, अनीस रफी साहब के बारे में। अनीस रफी की गहराई को समझना बहुत मुश्किल काम है। मैं बता दूं, आज भी उसकी कहानियां मल्टी डायमेंशनल होती हैं। वो बयानियां ही क्यों नहीं लिखे जी, उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बयानियां भी लिखेगा तो उसमें देखिएगा यह कि एक नरेटिव नहीं चलता है,
कई नैरेटिव चलता है, कई थिंकिंग लेवल है उसके, तह बतह उसकी चीजें निकलती चली जाती हैं। आपसे तो बहुत सारे खुद पे मैं एक बात चाहता था कि कुछ लोगों अपने नाजरीन के लिए कुछ ऐसी बातें भी निकालें, लेकिन आपका अपने दोस्तों के सिलसिले में या अपने बाद के लोगों में गुफ्तगू करने में कि वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे ये हैं, ये गुफ्तगू का जो आपने तर्ज अपनाया है, इससे बहुत नुकसान है। अच्छा, अब हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। एक सवाल जो है आपके बिल्कुल आपके फन से जुड़ा हुआ है, आप अपने किस अफसाने को मानेंगे कि वो आपका सबसे बेहतरीन अफसाना है? कहानियां जो लिखी गई हैं वो सभी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं, लेकिन शाहकार कहा जाए कि अली इमाम का शाहकार अब जो है वो शाह मौजू के एतबार से तो मुख्तलिफ है और डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसलूबियात के पस मंजर में भी बात हो। ये दोनों पस मंजर में जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं, एक मेरी कहानी है हवा और आहनी कील। हवा और आहनी पढ़ चुके हैं। हाँ, अनवर सदीद ने इस कहानी पर बेहद उम्दा तबसरा किया था, लेकिन ये गोलबंद आप पढ़ करके देखिएगा एक बार, दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उम्दा अदीब हो करके और उम्दा इंटरव्यूअर होना और ये साज सज्जा सारी चीजें, चलिए अल्लाह का करम, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।